ओके तो अभी जो हम रिविजन कर रहे हैं दैट इज़ फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है। उसके बाद करेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, देन फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उसके बाद पॉश, देन और कौन से बच गए, ये मेजर मेजर चैप्टर्स है, ये तो कर ही लेंगे। उसके बाद लीविंग द टाइम, फिर वील डू ग्रेचुटी, राइट। तो ये लास्ट क्लास में भी हमने काफ़ी छोटे टॉपिक्स का चैप्टर्स कर लिए थे। आज के सेशन में भी हम मेजर टॉपिक्स रिवाइज कर लेंगे, राइट। जिसमें से पहला है हमारा फैक्ट्रीज, कॉन्स्टिट्यूशन, लेबर कोड। तो फैक्ट्रीज एक्ट में 1948 में हमने क्या क्या बातें करी थी। फैक्ट्रीज एक्ट में हु हैज़ द पावर? स्टेट गवर्नमेंट। अंडर सेक्शन 8 स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू फ्रेम ऑल द लॉज विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्रीज। उसके बाद और फैक्ट्रीज एक्ट में क्या क्या बातें हुई थी? क्या है स्टेट गवर्नमेंट? रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे, पावर टू डिक्लेयर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू बी सेपरेट फैक्ट्रीज, सेपरेट वन फैक्ट्री टू बी डिफरेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अ पावर। इमरजेंसी के टाइम पे एग्जाम्प्ट करना, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अ पावर एंड पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देन ये सारी करी थी। ये सारी पीपीटीज हैं ना सबके पास? किसके पास नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, सॉरी, ठीक है। तो फिर चलो ठीक है, मैं भी क्लास कर बताती हूँ। रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे, पावर टू डिक्लेयर डिफरेंट डिपार्टमेंट टू बी सिंगल फैक्ट्री, वन फैक्ट्री टू बी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। देन इमरजेंसी में एग्जेम्पशन देना स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, व्हाट टाइप ऑफ रूल्स स्टेट गवर्नमेंट मेक अंडर फैक्ट्रीज एक्ट? पहला, सबमिशन ऑफ प्लान्स, कोई भी प्लान्स हो किसी भी चीफ इंस्पेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्री, राइटिंग में परमिशन लेना, ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। कंसिडर करना एप्लीकेशन जो भी फैक्ट्री ऑक्यूपायर से आते हैं, नेचर ऑफ प्लान्स एज टू सेटिंग देयर फैक्ट्री। जैसे मुझे कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है तो मुझे चीफ इंस्पेक्टर को अप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अ पावर टू कंसिडर दोज एप्लीकेशन। रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग ऑफ फैक्ट्री, तो लाइसेंस तब तक ग्रांट नहीं होगा जब तक स्पेसिफिकली नोटिस ना दे दिया जाए सेक्शन 7 में ऑक्यूपायर को। याद है हमने नोटिस टू ऑक्यूपायर भी किया था। उसके बाद हमने ये पीपीटी इज रियली हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज आपको एक क्विक ग्लिम्स में बता देंगे कि क्या क्या टॉपिक्स है, राइट। इंस्पेक्टर्स की पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 एम्पावर्स स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंस्पेक्टर, एडिशनल इंस्पेक्टर एंड चीफ इंस्पेक्टर। तो चीफ इंस्पेक्टर याद है मैंने आपको इसका वो बताया था, CADJ, राइट। चीफ इंस्पेक्टर, एडिशनल, डेप्यूटी एंड जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर। So appointed by state government, every district magistrate shall be the inspector. SG may appoint certain public officer to be the additional inspector, but the chief inspector is the DM of that particular state is a chief inspector under Factories Act. तो अगर फैक्ट्रीज एक्ट में अगर आप बोलें कि चीफ इंस्पेक्टर कौन होता है तो उस स्टेट का जो DM है वही कौन है? चीफ इंस्पेक्टर। किसने अपॉइंट करा इनको? स्टेट गवर्नमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट को कौन से सेक्शन में पावर है? सेक्शन 8 में। तो चीफ इंस्पेक्टर के पास खुद ही बहुत सारी पावर्स होती हैं। क्या क्या पावर्स होती हैं? टू एंटर एनी प्लेस विच इज प्रिज्यूम टू बी अ फैक्ट्री, मेक एनी एग्जामिनेशन, प्लांट, मशीनरी, मटीरियल, ये सब चेक करना, इंक्वायरी करना, डेंजरस हैजर्डस प्रोसेस उनको कैसे डील करा जा रहा है, रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ एनी रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर है वो आपसे मांग सकते हैं, सीज कर सकते हैं, सीज मतलब जब्त कर सकते हैं। देन ऑक्यूपायर को डायरेक्ट कर सकते हैं प्रीमाइसेस के बिहाफ पे कोई भी चीज़ होती है जो चेंजेस लाने हैं। टेक मेजरमेंट, फोटोग्राफ्स, दे हैव अ राइट, दे हैव अ पावर। एंड देन पोजेशन ऑफ एनी आर्टिकल सब्सटेंस, जो कोई अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि ये आर्टिकल और कि मुझे रखना है अपने पास फॉर फर्दर एग्जामिनेशन तो कर सकता है। देन यू हैव सर्टिफाइड सर्जन्स। सेक्शन 10 स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू बी सर्टिफाइंग सर्जन। अच्छा, ये नहीं है कि ये सिर्फ सर्टिफाइंग सर्जन है, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं बेसिकली, जिनको एक और पावर दी गई है अंडर सेक्शन 10 में ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट टू बी सर्टिफाइड सर्जन।
Certifying surgeon may, with the approval of state government, authorize qualified medical practitioner to exercise any of the power under the act. Why do you need medical practitioner under Factories Act? क्योंकि जितनी भी चीज़ें, क्योंकि ये फैक्ट्रीज एक्ट किस लिए बना है कि जो लेबर जो फैक्ट्री में काम कर रही है वो सुरक्षित रहे। ये नहीं कि उनसे आप उनके हेल्थ के कॉम्प्रोमाइज़ करके आप उनसे काम करा रहे हैं, आप उनकी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ करके आप काम करा रहे हैं। कुछ ऐसा काम तो नहीं करा रहे जो लॉन्ग टर्म में उनको ही नहीं पता कि ये चीज़ उनके लिए कितनी हेल्थ हैजर्ड हो सकती है। सो दीज आर द सर्टिफाइड सर्जन्स हु लुक अप कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में लेबर के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये उस एस्पेक्ट को देखेंगे, मेडिकल एस्पेक्ट को। सर्टिफाइंग सर्जन क्या करते हैं, उनकी क्या ड्यूटी होती है? एग्जामिनेशन करते हैं यंग पर्सन का। आपने फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ा हुआ है कि यंग पर्सन और women are not allowed उन मशीन्स के पास which they have a wheel, churning wheel समझते हैं, जिससे कोई चीज़ टुकड़ों में हो जाती है, राइट? एडोलेसेंट हैजर्डस प्रोसेस में नहीं आ सकते। तो ये सब चीज़ें ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स देखते हैं कि कौन कितना क्वालिफाई है टू वर्क इन अ फैक्ट्री और कौन नहीं है, उनको जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देने का है। द एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन इन फैक्ट्रीज विद रिस्पेक्ट टू डेंजरस ऑक्यूपेशन, एक्सरसाइजिंग मेडिकल सुपरविजन। अब क्या ये रोज होते हैं? नहीं, ये कभी भी विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, मेडिकल सुपरविजन कर सकते हैं। केसेस ऑफ इलनेस देखेंगे फैक्ट्रीज में, रीजन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे चल रहा है और वो किस हद तक लेबर के लिए हेल्थ हैजर्ड है या नहीं है, और अगर है तो क्या करना चाहिए या क्या प्रोविजन हो रहे हैं फैक्ट्री में, या ऑक्यूपायर को क्या सजेस्ट करा जाए लेबर के लिए। वेलफेयर ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, तो ये याद हमने 4 करे थे आपके इंस्पेक्टर, your certifying surgeon, welfare officer, safety officer, these are into the administration of factory. welfare officer कह रहे हैं कि जिस भी फैक्ट्री में 500 से ऊपर लेबर होती है वहाँ वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए, और सेफ्टी ऑफिसर कितने में चाहिए हमें? 1000, राइट? तो ये ऑब्वियसली वेलफेयर ऑफिसर का नाम से ही पता चल रहा है कि उनकी क्या ड्यूटीज होती है। वेलफेयर, जो भी दिक्कतें आती है लेबर को विद रिस्पेक्ट टू देयर मे बी इंश्योरेंस, मे बी एनी बेनिफिट, जो बोला तो गया पर उनको शायद मिल नहीं रहा, तो ये सारी वो चीज़ें देखते हैं। सेफ्टी ऑफिसर क्या देखते हैं? सारे सेफ्टी मेजर्स देखते हैं फैक्ट्रीज में कि सेफ्टी मेजर, सेफ्टी नॉर्म्स ठीक से लिए गए हैं या नहीं। ऑक्यूपायर, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन अ फैक्ट्री। यस, तो ऑक्यूपायर कौन होता है? ऑक्यूपायर, ओनर, मैनेजर, तीनों एक भी हो सकते हैं, तीनों अलग भी हो सकते हैं। ओनर वो होता है जिसके नाम पे है फैक्ट्री, तो वही कंट्रोल करेगा, तो इसका मतलब वही ऑक्यूपायर भी हो गया। तो फिर ओनर ऑक्यूपायर अलग अलग क्यों बोल रहे हो? एक ही बोल लो। अलग अलग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ सिचुएशन में ये अलग भी हो सकते हैं। जैसे फैक्ट्री में नाम पे तो मेरे हैं, पर मैंने कंट्रोल किसी XYZ पर्सन को दिया हुआ है क्योंकि शायद मैं यहाँ अवेलेबल नहीं होती, या कोई भी रीजन हो सकता है, तो आई एम ओनर बट दैट पर्सन इज ऑक्यूपायर, ये भी हो सकता है, राइट? तो ऑक्यूपायर मीन्स अ पर्सन हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। अल्टीमेट कंट्रोल मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर्स। इन केस ऑफ फर्म, पार्टनर जो होते हैं वो माने जाते हैं ऑक्यूपायर। इन केस कंपनी, डायरेक्टर जो होते हैं वो ऑक्यूपायर माने जाते हैं। इन केस ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कंपनी, पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री आर कंसिडर्ड एज ऑक्यूपायर। नोटिस सेक्शन 7 जो मैं आपसे जिक्र कर ही रही थी कि सेक्शन 7 के अंडर आपको नोटिस देने होते हैं ऑक्यूपायर को। नेसेसरी नोटिस क्या क्या? हमारी अगर फैक्ट्री है, कहाँ है, कैसे फॉर्म भर के देना होता है, हम ऑक्यूपायर हैं, कब से ज्वाइन करा है, वो आपको नोटिस देना पड़ता है। नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है हमारा, हम कितने समय से, एक ये भी हो सकता है, देखो आपको याद है ना फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या बोलती है? 20 या 10 लोग, 10 लोग इन केस विद द एड ऑफ पावर, 20 विदाउट द एड ऑफ पावर। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन, अभी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग तो है पर 7 लोग काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्रीज एक्ट में तो नहीं आ रहे हो ना। जब आप एक क्वालिफाइंग नंबर से बढ़ जाओगे तब या फैक्ट्रीज एक्ट में आओगे, और एक्ट में आओगे तो आपको ऑक्यूपायर को इंटीमेशन देना है, किसको? इंस्पेक्टर को। द टोटल हॉर्स पावर इंस्टॉल्ड, कितने हॉर्स पावर की मशीन्स काम कर रही हैं, नेम ऑफ द मैनेजर, नंबर ऑफ वर्कर, average number of worker, other particulars may be prescribed. So these are the notices that shall be given by the occupier. नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मैनेजर, जैसे कोई नया मैनेजर आता है फैक्ट्री में उसके लिए भी आपको इंटीमेशन देना पड़ता है 7 दिन के अंदर अंदर। मैनेजर डीम्ड ऑक्यूपायर ड्यूरिंग एनी पीरियड फॉर विच नो पर्सन हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ मैनेजर, या कोई सेपरेट डेजिग्नेशन नहीं दिया गया, तो ऑक्यूपायर ही क्या माना जाएगा? मैनेजर। जनरल ड्यूटीज क्या है ऑक्यूपायर की?
फैक्ट्री में कहाँ, फैक्ट्री का कंट्रोल देख रहा है तो डेफिनेटली मेंटेनेंस ऑफ प्लांट मशीनरी देखेगा, अरेंजमेंट इन द फैक्ट्री विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग, सुपरविजन। अब कुछ लेबर है, ठीक है, वो नए नए लेबर है, तो उनको आप सीधा बड़े बड़े मशीन्स में तो नहीं भेज सकते ना, कोई हादसा हो सकता है, तो ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। तो वो सारी चीजें भी कौन लुकअप करेगा? ऑक्यूपायर, क्योंकि ऑक्यूपायर क्या कर रहा है फैक्ट्री में? Ultimate control over the affairs of the factory is with who? Occupier. Maintenance of all places in the factory, monitoring of the working environment, safe working environment without any health compromise. तो ये भी कौन देख रहा है? Occupier, right? तो ये उसकी जनरल ड्यूटीज थी। तो हमारे फैक्ट्रीज एक्ट में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, एक तो याद है, एक वो शुरू का हमने एक टेबल करा था, सेक्शन 11 से स्टार्ट हो रहा था, सेक्शन 39 41 तक था, है ना, हेल्थ, वेलफेयर, सेफ्टी, है ना। तो वो एक बार आपको गो थ्रू करना है टेबल। उसके बाद ऑक्यूपायर की ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड देन इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़, किसको कब नोटिस वाली बात ज़रूर करिए, वो भी एग्जाम में आ सकती है, काफ़ी चांसेस है। और मैंने आपको बताया कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन देके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक पर्सन है एक्स, उसकी फैक्ट्री है, वही बैग्स बनाते हैं, जो भी बॉटल बैग कुछ भी आ जाएगा, ये बनाते हैं, हम कितने वर्कर है, बड़ी लंबी कहानी आ जाएगी। फिर आपसे नीचे 3-4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्या पहले बताओ क्या ये फैक्ट्री है, तो उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा? 10-20 वाली बात, ठीक है, डेफिनेशन। उसके बाद कोई भी सिचुएशन आती है आपको कि क्या इस फैक्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर जरूरी है? सेफ्टी ऑफिसर कितना में होते हैं? 1000, और वेलफेयर ऑफिसर 500, एम्बुलेंस 150, 500 होंगे तो एम्बुलेंस, रेडिली अवेलेबल एम्बुलेंस होनी चाहिए, फर्स्ट एड, वो छोटी छोटी बातें जो थी ना, एक गो थ्रू करनी है, ठीक है। तो ऐसा एक बड़ा सा सिचुएशन आ जाएगा, उसके नीचे 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई वुड से सबसे इजी टाइप यही है वैसे तो, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में तो क्या है ना कि हमें 6 नंबर का क्वेश्चन लिखना पड़ता है, ये 2-2 नंबर के 3 आ जाएंगे तो कम से कम 6 में से 3 तो मिल ही जाएंगे, एक भी अगर दे करेक्ट आंसर के, तो आप समझ रहे हैं। सो और ये टाइम भी कंज्यूमिंग नहीं होते, ये वाले क्वेश्चंस बड़ी जल्दी जल्दी लिखे जाते हैं, 2-2 नंबर के, एक नंबर के, तो ऐसे आ जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए क्या है कि और अच्छे से पता होना चाहिए सारे फैक्ट्स, राइट। दूसरी बात, अगेन आई हैव टोल्ड यू, टाइम टू डू स्कैनर, देयर इज नो अदर टाइम कि अब आप कुछ रीडिंग करें, यहाँ पे कोई नया चैप्टर उठा के पढ़े, स्कैनर ओपन करिए, स्कैनर में जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स कहाँ से रेफर करेंगे आप? स्टडी मटेरियल। अब आप कहेंगे कि नोट्स में नहीं है, नोट्स में भी है, नोट से कर लो, लेकिन एक बार स्टडी मटेरियल को भी साथ में जरूर रखो। उससे क्या, स्टडी मटेरियल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हो गए, शांति मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल कवर हो गई, नोट्स तो है ही कवर्ड, साथ में आपके जो स्कैनर है वो भी कवर हो गई। नो नीड टू ओपन न्यू चैप्टर, लाइक अब ऐसे नहीं कोई अब चैप्टर पढ़ने लग जाए, नहीं, जंप टू स्कैनर डायरेक्टली, राइट। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होती है? जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आती है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोलते हैं। क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। तो ये एक्ट जो है किसके ऊपर लग रहा है? सबसे पहले ये बात करेंगे, यहाँ पे तो एक्चुअली ये बताया, वैसे इंट्रो बताया गया कि पहले क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट इसलिए आया था क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो लेबर आती थी ना, उनके साथ बड़ा अनफेयर ट्रीटमेंट होता था। वो इसलिए क्योंकि लगता था टेम्पररी है, बाहर वाले की तरफ से आए हैं, परमानेंट वर्कर नहीं है हमारे, तो उनको टाइम पे वेजेस नहीं दी जा रही, उनके साथ वो सारे उनको वर्किंग कंडीशन अच्छे नहीं दिए जाते थे। तो ये एक्ट बनाया गया, किसके बेनिफिट के लिए ये एक्ट? वो यस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब वो लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आई है, ठीक है। तो उनके लिए ये एक्ट बनाया गया था बेसिकली। तो ये इंट्रो में था हमारे ऑब्जेक्ट, स्कोप, कॉन्ट्रैक्ट लेबर आया क्यों है, इसकी एप्लीकेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। हर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट लगता है जहां पे 20 या 20 से ज्यादा लेबर ऐसी है जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आई है, या ऐसा सीधा बोलो, in every establishment in which 20 or more workers are employed or were employed on any day preceding 12 month as contract labor। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुल मिला के 200 लेबर है, उसमें से 30 लेबर ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर बताया ना कौन होते हैं, तो आपके ऊपर ये एक्ट लगेगा, समझ गए। दूसरा ये एक्ट लगता है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, वो कॉन्ट्रैक्टर जो कितने लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, 20 या 20 से ज्यादा। जैसे एक पर्सन है, उसने 4 लेबर कहीं लगवा दी, तो उसके ऊपर ये एक्ट लग जाएगा? नहीं लगेगा। 10 लेबर प्रोवाइड कराई किसी ऑर्गेनाइजेशन को, लगेगा? नहीं। कितने पे लगेगा? 20। तो ये एक्ट किसके ऊपर लग रहा है?
एस्टैब्लिशमेंट पे और कॉन्ट्रैक्टर पे। वो एस्टैब्लिशमेंट जो 20 से ज्यादा लेबर रख रही है अपने अंडर एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, और वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लग रहा है जो 20 से ज्यादा लेबर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो एप्लीकेबिलिटी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पीपीटी से आप देखेंगे, इट विल टेक नो टाइम इन स्क्रॉल करके रीड करने में। सो पीपीटी से पढ़ना है। अगर आपको कोई चैप्टर करना है, आपको पीपीटी से करना है। पीपीटी का तुम्हारा मसला मैं अभी सॉल्व करती हूँ जस्ट आफ्टर द क्लास, ओके। ओके, नॉट एप्लीकेबल टू एस्टैब्लिशमेंट, जो कैजुअल नेचर है। कैजुअल नेचर समझते हैं ना, ओपन हुई बंद हो गई, राइट। कॉन्ट्रैक्ट लेबर अच्छा जो डेफिनेशन है वो हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली डेफिनेशंस विल टेक टाइम, और ये सारी हम रेगुलर क्लास में बात कर चुके हैं डेफिनेशन की। ओ चलिए, canteens. So according to section 16, appropriate government make rules requiring that one or more canteens shall be provided, maintained by contractor for the use of contract labor in every establishment to which the act applies, wherein work requiring employment of contract labor is likely to continue as may be prescribed, wherein contract labor numbering 100 or more is ordinarily employed by the contract. तो पहला आप क्लॉज पढ़ के तो लगेगा अरे क्यों हम भाई कॉन्ट्रैक्टर क्यों करे कैंटीन खुलवा दे, मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड करी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे कैंटीन ये बेचारा खुलवाएगा उन लेबर के लिए। मतलब खाली 20 लेबर है तो नहीं कराएगा ना, कितने लेबर हैं 100। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने 100 या 100 से ज्यादा लेबर प्रोवाइड कराई है किसी एस्टैब्लिशमेंट में, तो कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी है कि उनको कैंटीन एक्सेस मिलना चाहिए। यहाँ तो लिखा हुआ है कि कैंटीन बनवा दे। अब क्या है ना कि एस्टैब्लिशमेंट है, वो तो ओनर की है ना, ऐसा थोड़ी ना कोई कॉन्ट्रैक्टर जाके कैंटीन बनवा देगा। तो वो क्या करते हैं, कैंटीन एक्सेस, कैंटीन कंट्रीब्यूशन, कैंटीन फैसिलिटी, ये सब एश्योरेंस देते हैं किसको, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को। तो ये किसके जिम्मे है, कॉन्ट्रैक्टर के। जब वो कितनी लेबर प्रोवाइड कराएगा, 100 या 100 से ऊपर। In addition to above, the appropriate government may provide rules for canteens, standards in respect of canteen accommodation, furniture, क्योंकि सारी दिक्कतें कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के साथ आती थी। उनको टाइमली रेस्ट रूम के एक्सेस नहीं मिलता था, कैंटीन एक्सेस नहीं मिलता था, जो भी फैसिलिटी है जो बाकी लेबर को मिल रही है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इनको नहीं मिलती थी। तो कह रहे हैं ये सारी ड्यूटीज कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर की आ जाती है, ये सब एश्योर कराने के लिए। अदर फैसिलिटीज लाइक it shall be the duty of every contractor employing contract labor in connection with the work to maintain sufficient supply of wholesome drinking water, latrines, urinals, washing facility। तो ये जितनी फैसिलिटी फैक्ट्रीज एक्ट में आपने पढ़ी हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं मिल रही थी। तो ये सारी फैसिलिटीज कौन दिलवाएगा, एश्योरेंस कौन दिला रहा है, कॉन्ट्रैक्टर की, मैं ये सारी फैसिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट लेबर को दिलाऊं। फर्स्ट एड फैसिलिटी, राइट। Liability of principal employer in certain cases. Section 18 or Section 19 for the benefit of contract labor employed in establishment. Such amenity shall be provided by principal employer within the such time as may be prescribed. All expenses incurred by principal employer in providing the amenity may be recovered by principal employer from the contractor, either by deduction or otherwise. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अभी पीछे आपने पढ़ा कॉन्ट्रैक्टर ये सारी चीज़ें दिलाएगा। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ बोल रहा है कैंटीन खुलवा दो, पर ऑलरेडी अगर कैंटीन इतनी बड़ी है, बड़ी किसी कैंटीन है, तो कॉन्ट्रैक्टर दो कैंटीन थोड़ी ना एक प्रीमाइसेस पे खुलवा सकता है। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि अपने जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसको कि सर आप मेरे कुछ पैसे काट लो पर मेरे कॉन्ट्रैक्टर को इसका एक्सेस दिला दो, क्योंकि दैट्स माई ड्यूटी टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटी। क्या क्या फैसिलिटी, खाना पीना, वॉशरूम, कपड़े धोना, रेस्ट रूम, फर्स्ट एड, ऑल द फैसिलिटीज। अब क्या फैसिलिटी रटने की जरूरत नहीं, आप खुद सोचो ना, एक इंसान अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, ये भी कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो होता है वो किसको देता है, कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर आगे देता है लेबर को। यस, एडवाइजरी बोर्ड्स, और ये सेक्शंस हमें पढ़ने, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, पावर टू मेक कमिटीज, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में आ रही है तो रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, प्रोहिबिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफिसर्स एंड लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स जो कैंसिल हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर्स को भी लाइसेंस मिलता है,
जो ऑथराइज कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, आपको चाहिए कोई लेबर चाहिए, मतलब ऐसा होता है कि ड्यूरिंग सम सीजन यू रिक्वायर मोर लेबर, सो यू हायर लेबर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। सो फॉर दैट पर्पस आपको उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर से लेबर लेनी चाहिए जिनके पास क्या है, लाइसेंस। एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड पे आ जाइए, क्या काम है इनका? एडवाइजरी बोर्ड नाम से पता चल रहा है क्या कर रहा है, एडवाइज कर रहा है, ठीक है। द सेंट्रल बोर्ड शैल परफॉर्म फंक्शन ऑफ एडवाइजिंग व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन व्हाट, ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अच्छा एक बात बताइए, जब भी आप पॉश सुनते हो आपको कुछ याद आता है? पॉश क्या याद आता है? सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये तो याद आता ही है, ये तो नाम ही है उसका। वैसे क्या याद आता है आपको, उसके अंदर के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या याद आता है? आईसीसी, एलसीसी, हाँ हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल, यस, कितने विमेन होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे ये वाला एक्ट हो ना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, एक एक ना अपने दिमाग में बांध लो कुछ चीज़ें। फैक्ट्रीज एक्ट हो तो हमें याद रखना है चीफ इंस्पेक्टर ऑक्यूपायर, बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं ये। फैसिलिटी, सेक्शन 11 वॉशिंग फैसिलिटी से स्टार्ट होता है, पेंटिंग वेंटिंग ब्रूमिंग सब, डस्टिंग वस्टिंग सब आता है उसमें, हाँ, ये बातें याद रखनी है। जैसे तुम्हें बोले कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्टर 20 लेबर देगा, या वो एस्टैब्लिशमेंट जो 20 लेबर लेगी वो उसके ऊपर लगेगा। एप्लीकेबिलिटी तो सबसे पहले कोई तुम्हें नाम भी ले तो तुम्हें याद आनी चाहिए। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में बोर्ड्स, एडवाइजरी बोर्ड्स, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, ये 2 बोर्ड तो याद रखने हैं, ठीक है ना। सेंटर तो हर चैप्टर में ना ये 2-3 बातें हैं जो मेजरली याद रखनी है। तो जितना आप हैवॉक बना के बैठे हो ना कि बहुत मुश्किल है, हम बर्बाद हो रहे हैं पढ़ते हुए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर तमीज़ से स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टिल अभी वो सब कहानियां मत बनाइए, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि जैसे पीपीटीज है, पीपीटीज तो सिर्फ रीड कर लो, कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं। माई पीपीटी हैज़ ऑलमोस्ट लाइक 85% कंटेंट ऑफ द बुक, राइट, इंपॉर्टेंट कंटेंट मेजरली। तो ये कर लिया, हो गया। सीधा क्या उठाना है इस महीने में? स्कैनर। अब तो ये पूरा महीना भी नहीं रह गया पेपर में, ठीक है, 8th तो हो ही गई आज। बायगॉन एवरीथिंग, जस्ट पिकअप स्कैनर। सेंट्रल बोर्ड, तो सेंट्रल बोर्ड किसको एडवाइस कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कॉम्पोजिशन क्या है? देखो सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन आता है, एक तो चेयरमैन आ रहा है, बोर्ड है तो चेयरमैन होगा जो इस बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। चीफ लेबर कमिश्नर, right, such number of person not exceeding 17 but not less than 11 as a central government may nominate to represent government, railway, coal। अब क्या है ना, देखो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठीक है, सपोज एक फैक्ट्री है जहाँ कोल बनता है, मैंने वहाँ पे भी लेबर दी, रेलवे का काम हो रहा है वहाँ पे भी लेबर दी, कहीं कपड़े का काम हो रहा है वहाँ पे भी लेबर दी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रिस्पेक्ट में लॉ बनाने के लिए जो बोर्ड में जो लोग चाहिए वो सारे फील्ड में से होने चाहिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, कोल, माइनिंग, इंडस्ट्री, ये सब में, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड किसको एडवाइस कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। टॉप में कौन है? चेयरमैन, उसके नीचे कौन है? लेबर कमिश्नर, उसके अंदर कौन है? ऐसे ऑफिशियल जो 11 से कम नहीं है, 11 और 17 के बीच में है, राइट। इसके आगे टेबल है, सीधा वही टेबल ही करेंगे तो सीधा हो जाएगा। ये स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में क्या है, किसको एडवाइस कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट को विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली लॉज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर। यहाँ पे क्या है? 9 to 11, ये रहा, मैंने बोला सीधा ये आप ये वाला टेबल कर लीजिए बस। इट विल टेक हार्डली 5-10 seconds टू सी दिस टेबल, ठीक है ना। एंड आई मेक श्योर, अब देखो पीपीटी, अभी मैं क्लास का बात करती हूँ, जिसके पास पीपीटी इसके बाद भी नहीं होगी, एवरीबडी इज हियरिंग, लेट मी नो। कल भी मैंने एक बच्चे को अलग से पीपीटी भेजी है, पीपीटीज होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बनाने का फ़ायदा ही नहीं मेरा अगर आपको अभी इस टाइम पे काम नहीं आएंगी तो, है ना। एग्जाम से एक दिन पहले जब दूसरा एग्जाम देकर आओगे ना, तो बस हर चैप्टर की पीपीटीज देख लेना, तब तो स्कैनर नहीं करोगे ना, स्कैनर करोगे तो डिप्रेशन आ जाएगा। एक दिन पहले स्कैनर मत करना, स्कैनर सारी अभी खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि क्या है ना, किसी ने सोचा मैं ना लेबर लॉ की स्कैनर ना एक दिन पहले कर लूंगा। अब क्या है, उस दिन स्कैनर खोलोगे, क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे हिट करेगा और सर दर्द होगा, अरे क्या क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, समझ आएगा भी नहीं क्योंकि अगले दिन एग्जाम है, उसके लिए थोड़ा ठंडा दिमाग चाहिए ना। तो उस टाइम तो बस ये कलरफुल चीजें रिवाइज कर लोगे ना, यू विल बी सॉर्टेड। तमीज से फैक्ट्री, मुझे कितनी देर लगी फैक्ट्रीज एक्ट के पीपीटी को देखने में? क्या मैं तो और कम टाइम लगाया, तुम थोड़ा ज्यादा लगा लोगे, ठीक है। अगर मैं मान रही हूँ 18 चैप्टर है तो 6 घंटे में तुम्हारा पूरा
प्रॉपर रिविजन हो जाएगा पीपीटी से, प्रॉपर वाला। कुछ कुछ चैप्टर तो बिल्कुल ही मरे हुए हैं इसमें, लेबर लॉ में खत्म से हैं। इक्वल रेम्युनरेशन, वो SPFMCT वाला, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर वाला, ये तो ऐसे चैप्टर हैं जो पता नहीं क्या ही है। ठीक है, ये देखो ऐसे डांस करती हुई चीज़ें, कलरफुल चीज़ें देखोगे, रिलैक्स रहोगे एक दिन पहले। कुछ ज़्यादा ही नहीं डांस हो गया। आगे, पावर टू कॉन्स्टिट्यूट कमिटी, सेक्शन 5 में कमिटीज बनाई जाती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, सेंट्रल बोर्ड और द स्टेट बोर्ड एज द केस में बी may constitute committee, किसके लिए? अपने बेनिफिट के लिए। The committee shall meet at such time and place and shall observe the procedure कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर की ट्रांजेक्शंस हो रही हैं। Members of the committee shall be paid fees and allowances. No fees shall be payable to member who is already officer of the government. तो सेंट्रल बोर्ड क्या काम कर रहा है, स्टेट बोर्ड क्या काम कर रहा है, पता चल गया। कॉम्पोजिशन क्या पता चल गया। यही सेंट्रल और स्टेट बोर्ड एज द केस में भी, दोनों में जो चाहे वो अपने अंडर क्या बना सकते हैं, कमिटी बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? कोई मुद्दा आ गया, कमेटी की जरूरत है, तो ये बना सकते हैं। ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो ये जो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स होते हैं, जैसे हर चीज़ की रजिस्ट्रेशन होती है, हर एस्टैब्लिशमेंट की रजिस्ट्रेशन होती है, वैसे वो ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर कर रही है, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। राइट। तो रजिस्ट्रेशन से क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रोवाइड कर रहे हो। रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट, सेक्शन 7 मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट, जिसके ऊपर ये एक्ट लग रहा है, उसको नेसेसरी समय में रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए। कब कराएगा वो रजिस्ट्रेशन, बताओ जरा। जैसे ही वो 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर करेगा, उसके ऊपर ये एक्ट लगना शुरू हो जाएगा। और जिस समय से ये एक्ट लगना शुरू होगा, उसके बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेनी है। उसके बाद रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टेन केसेस, विच केसेस? जैसे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं था, आपने कुछ मटेरियल फैक्ट सप्रेस करे, राइट। जैसे सपोज रजिस्ट्रेशन करते समय आपने कोई झूठी बातें बोली, कुछ गलत बातें बोली, राइट, तो आपका हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन क्या हो, कैंसिल हो जाए, रिवोक कर दिया जाए। और दूसरा यहाँ पे कह रहा है, रूल 19 भी कह रहा है कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं है, तब भी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। उसके बाद है लाइसेंसिंग। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या है कि आपको जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर नहीं कर सकते। आप कहोगे ये क्या मतलब है? ये इसलिए मतलब है कि भाई गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड कैसा होगा, कैसे होगा रिकॉर्ड कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये एक्ट लग रहा है, कैसे होगा रिकॉर्ड? रजिस्ट्रेशन के थ्रू। रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर नहीं करोगे। अगर उसके बाद भी किसी ने करी तो पेनल्टी, सिंपल, राइट। लाइसेंसिंग और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो यहां कह रहे हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट लग रहा है लेकिन तब भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर नहीं कर सकती। और जो कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी लाइसेंसिंग नहीं ली हुई, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को मतलब लेबर प्रोवाइड भी नहीं कर सकता। Before issuing any notification in relation to establishment, the government shall have regard to the condition of work provided for the contract labor and other relevant factors such as, जो कोई भी रजिस्ट्रेशन करने से पहले रजिस्टरिंग ऑफिसर ये सारी बातें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में चेक करेगा। पेरेनियल नेचर कौन सा होता है? जो पेरेनियल इज समथिंग दैट इज कंटिन्यूअस, राइट। वेदर द प्रोसेस ऑपरेशन जो है वो इंडस्ट्रियल वाइज नेसेसरी है या नहीं, पेरेनियल नेचर की है या नहीं, डन रेगुलर वर्कमैन कितना काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर कितना काम करते हैं, सफिशिएंटली कंसिडरेबल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्कर है या नहीं, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है। सुना है ना तुमने, जहाँ पे एक नेसेसरी से ज्यादा वर्कर रख लेते हैं उसको डिस्गाइज्ड बोलते हैं। तो ऐसा कुछ केस नहीं होना चाहिए। This section empowers the government to appoint gazetted officer in a particular jurisdiction, जो एक लाइसेंसिंग ऑफिसर की तरह काम करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं किसको? कॉन्ट्रैक्टर्स को। और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए मैंडेटरी है लाइसेंस लेना। जब तक वो लाइसेंस नहीं लेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 12 बोलता है कि जो भी गैजेटेड ऑफिसर आपके एरिया में अपॉइंट करे गए हैं एज अ लाइसेंसिंग ऑफिसर गवर्नमेंट द्वारा, आप उनके पास जाइए और लाइसेंस के लिए फॉर्म, प्रिस्क्राइब फॉर्म भरिए एंड टेक अ नेसेसरी लाइसेंस। Until you will not take the license, until and unless you will not take the license from the government to be a contractor, you cannot provide contract labor, right? So again,
ये भी एक रिकॉर्ड की तरह रहता है। एस्टैब्लिशमेंट को भी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है और कॉन्ट्रैक्टर को भी लाइसेंस लेना ज़रूरी है, और इन दोनों के ऊपर ही एक्ट लगता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। पता है ना किसके, किन दो के ऊपर लगता है, एस्टैब्लिशमेंट और कॉन्ट्रैक्टर, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन। लेबर कोड के ऊपर आएंगे पहले। वेरी इंपॉर्टेंट पीपीटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये पीपीटी कर लोगे तो आपको अलग से लेबर कोड नहीं पढ़ने पड़ेंगे, राइट। आपको पता है कि ये पीपीटी से कितने अच्छे से आपको याद हो जा, हमने याद करा था लेबर कोड्स, जो वैसे बड़े मुश्किल है। तो दीज पीपीटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके पास नहीं है टेक इट, मतलब मैं आप क्लास के बाद बताऊंगी, अगर उसके बाद भी नहीं डाउनलोड हो रही, कुछ नहीं हो रही, तो मुझे अलग से मैसेज करेंगे आप। तो लेबर कोड में हमने ये 4 लेबर कोड पढ़े थे, याद है। एक और पीपीटी, इसकी 2 पीपीटी थी, एक थी जिसमें इंट्रो था कि लेबर कोड क्यों बनाए गए हैं, एंड देन दिस इज द वन। कोड ऑन वेजेस जो 2019 में आया था, बाकी सारे 2020 से याद है। कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। मैंने आपको इसमें बताया था कि पहले ऑक्यूपेशन पे जाओगे तभी सेफ्टी पहले चेक करोगे, फिर हेल्थ करोगे, फिर वर्किंग कंडीशन, रोज काम करोगे तो पता चलेगा। तो यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस ओनली। ये नाम है, तुम्हारा नाम कोई उल्टा पुल्टा लेगा तो नहीं चलेगा ना, तो आप भी कोड का नाम ऐसे नहीं ले सकते, ऑक्यूपेशनल हेल्थ वर्किंग कंडीशन एंड सेफ्टी, नॉट लाइक दैट। ऑक्यूपेशनल मतलब किसी की जगह काम करने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या पता चलेगी तुम्हें, वहां की सेफ्टी, फिर पता चलेगा कि मेरी हेल्थ के लिए जगह यहाँ ठीक है, काम करना नहीं करना, और रोज जब काम करोगे तभी तो वर्किंग कंडीशन पता चलेंगे। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, राइट। तो कोड ऑन वेजेस हमने 2019 ये कोड, अच्छा देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, ये पता है ना, ये एक्ट, ये कोड हम क्या पढ़ रहे हैं, जितने भी लेबर लेजिस्लेशंस हैं उन सब को कोडिफाई करा गया है। ये शब्द याद रखेंगे, क्या, कोडिफाई, क्योंकि दिस वर्ड मैंने पढ़ाते समय भी पहले बताया था स्टार्टिंग में, ये शब्द आपके इंट्रो में काम आएगा कि जितने भी लेजिस्लेशन है उनको गवर्नमेंट ने कोडिफाई करा है 4 कोड्स में। और ऐसा क्यों करा है, डिवाइड करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं तभी तुम्हें बोला था, जैसे तुम्हारे कपड़े हैं अलमीरा में बिखरे हुए हैं, तुम उसको ऑर्गेनाइज करते हो ना, वो किस चीज में हेल्प करता है आपको, रेडी होते समय आप सीधा उसी शेल्फ पे जाते हो जहां पे आप जा रहे हो। सपोज यू गोइंग टू कोचिंग, वो वाले सेट ऑफ क्लोथ्स को देखोगे, यू गोइंग टू पार्टी, उन सेट ऑफ क्लोथ्स को देखोगे, ट्रेडिशनल उन सेट ऑफ क्लोथ्स को देखोगे। ऑर्गेनाइज चीज से आपको क्या हुआ, टाइम सेव हुआ, एफर्ट सेव हुआ। तो ये तो कितनी बड़ी चीज है, इतनी सारी 50 से ऊपर लेजिस्लेशन हमारे कंट्री में, तो उन सबको कोडिफाई करा गया। तो वो ठीक से काम नहीं कर रही थी, मतलब काम क्या कर रही थी, एक इफेक्टिव रिजल्ट देने के लिए उनको कोडिफाई करा गया, ठीक है। कोड ऑन वेजेस सिर्फ 2019 में था, बाकी तीनों कब बने थे, 2020 में। तो कोड ऑन वेजेस में क्या क्या था, ये मैंने आपको बताया था, लर्न करने के तरीके, कि कोड ऑन वेजेस में किन किन बातों को स्ट्रेस करा गया है। वेजेस से रिलेटेड है तो वेजेस से रिलेटेड बातें ही होंगी, और ये सारी बातें थी। सैलरी वेजेस इक्वल होनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलना चाहिए वेजेस के साथ, इक्वल रेम्यूनरेशन, वेजेस बाय चेक होना शुरू हो गया, मिनिमम वेजेस। तो जितनी बातें वेजेस से रिलेटेड है ना, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ जाएगा, 6 नंबर का आ जाएगा मैक्सिमम। ये तो इतने सारे बातें कर रहे हैं हम, तो उसमें 6 तो याद रह ही सकती है ना। और अगर ये क्वेश्चन आ गया कि कोड्स के बारे में बताओ, 6-8 नंबर का आ गया, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। सारे कोड के बारे में 3-3, 4-4 पॉइंट्स आप लिखाएंगे, ठीक है ना। और कोड ऑन वेजेस है तो वेजेस के बारे में गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा किया होगा। और वेजेस की दिक्कत क्या होती है, मिनिमम पे नहीं हो रहा, पेमेंट नहीं हो रहा, टाइम पे नहीं हो रहा, इक्वल नहीं हो रहा, बस हो गए 4 पॉइंट, ठीक है। दिक्कतें याद रखोगे तो सॉल्यूशन और पॉइंट्स याद रहेंगे तुमको, राइट। मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस टाइम पे होनी चाहिए, लेट नहीं होनी चाहिए। रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी, याद है ये बात मैंने आपको बताई थी, कहीं पे ज्यादा पेमेंट हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, तो ये रीजनल डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर्स कम फैसिलिटेटर्स, गवर्नमेंट ने बोला कि कोड ऑन वेजेस में एक बात बोली गई है कि इंस्पेक्टर ज्यादा फैसिलिटेटर होने चाहिए। सीधा आके कमियां मत निकालिए, फैसिलिटेट करिए, रिकमेंडेशंस करिए कि कैसे क्या अच्छा हो सकता है। रिड्रेसल, अपील्स, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं कोड ऑन वेजेस में। कोड ऑन वेजेस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, फॉर्म हुआ है, जो ये सब मुद्दों को देखता है। जो प्रोसीजर ऑफ हियरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम ऑन मिनिमम वेजेस 6 months to 3 years, ठीक है। तो पहले आप बताया था 6 महीने के अंदर कर सकते हो, आप 3 साल के अंदर अंदर आप कर सकते हैं, राइट। समझ गए, ये कोड ऑन वेजेस था।
इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड किसके बारे में बात करेगा? क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में, राइट, हार्मनी मेंटेन करने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए बिटवीन इंडस्ट्रीज। कीवर्ड्स कर रहे थे हमने। जब भी लड़ाई की बात आती है तो ट्रेड यूनियन की बात आती है, वर्कर के राइट्स के बारे में बात आती है, पार्टिसिपेशन के बारे में बात आती है। तो वर्कर की डेफिनेशन बढ़ा दी गई थी इस एक्ट में। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हुई थी। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज डेफिनेशन, चलो ये याद नहीं भी रहता। ग्रीवेंसेस, जहां पे रिलेशन की बात आएगी वहां पे ग्रीवेंसेस के बारे में बात आएगी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बात आएगी, याद रखिएगा। कह रहे हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी होनी चाहिए जहां 20 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाइयां हो सकती हैं, ठीक है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, एक योजना बनी गई है ESI स्कीम के अंडर। 15 डेज वेज फॉर रीस्किलिंग, मतलब यहाँ कह रहे हैं कि काम सीखने के लिए आप किसी को रख रहे हो तो उसके लिए भी आप उसको 15 दिन की सैलरी तो दोगे, नो सैलरी पे नहीं रखोगे, नो वेजेस पे। ट्रेड यूनियन को एनहांस करने की बात करी गई है, क्योंकि डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले ट्रेड यूनियन की याद आती है। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्योंकि कोड का नाम क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए, अच्छा, किसी भी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए? वही पीस हार्मनी, उसके लिए कमेटी बनाओ, उसके लिए रिड्रेसल कमेटी होनी चाहिए, उसके लिए ट्रेड यूनियन को एनहांस करिए, ESI स्कीम बढ़ाई गई है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ाई गई, क्योंकि ये कलेश वाली बातें हैं, एम्प्लॉयमेंट फिक्स नहीं है, कभी भी निकाल दिया, राइट। स्ट्राइक, इनके लिए नॉर्म्स बनाए गए हैं। पेनल्टी एनहांस करी गई है ताकि डिस्प्यूट ना हो सके। रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, ये सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट का मुद्दा होता है। रिट्रेंचमेंट क्या होता है और ले ऑफ क्या होता है? यस, रिट्रेंचमेंट में देख रहे हो ऊपर, यस, रिट्रेंचमेंट में क्या हो रहा है? आपको निकाला जा रहा है, ठीक है। ले ऑफ में क्या हो रहा है? अगेन आपको वापस से, मतलब वही छटनी टाइप की, आप जो स्किल्ड नहीं है उनको हटा दिया, कम कर दिया, निकाल दिया, दैट्स रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ। यस, ड्यू टू ट्रेड रीजन ले ऑफ, एंड वैसे अगर आप निकाल रहे हैं रिट्रेंच कर रहे हैं आप। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी वाली चीजें कौन कौन सी हैं? पेंशन, ग्रेचुइटी, ESIC, PF, ये सारी क्या है? सोशल सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी देती है ना ये सारी चीजें, तो इनके बारे में ये कीवर्ड्स हैं। ये सारी बातें हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में करी है अपनी रेगुलर क्लास में, लेकिन ये रिवीजन है, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं और आपको भी इसी स्पीड में पढ़ना है अब घर पे, क्योंकि टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तो ये तो मैं पढ़ा रही हूँ, तुम्हें तो ये घर जाके करना भी नहीं है। तुम्हें क्या करना है? स्कैनर, ठीक है। स्कैनर में तुम्हें ये मिलेगा नहीं, क्योंकि ये था ही नहीं। तो स्कैनर सिर्फ अभी जो पेपर गया ना उसी में ये है, राइट। सिर्फ पास्ट ईयर में ये इसका मिल सकता है तुमको, उससे पहले ये कभी चैप्टर था ही नहीं, तो इसका तो नहीं मिलेगा, ठीक है। बट आई एम श्योर ये आप लिख लोगे, राइट। EPF, बेनिफिट टू ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ESIC के बेनिफिट्स, कुछ ना भी याद आए तो नाम से देखो ना। मैंने तभी ये कीवर्ड जो पीछे लिखे हैं ये इसलिए लिखे हैं कि तुम्हें ना ये मोटी बातें याद रखें, एक लाइन ही तो बनानी है। ESIC हॉस्पिटल बढ़ गए हैं, ESIC को लेके 3-4 बातें हैं। हैजर्डस प्रोसेस वाले ऑर्गेनाइजेशन को ESIC में कंपल्सरी रजिस्टर होना है। उन ऑर्गेनाइजेशन को, जो ऑर्गेनाइजेशन हैजर्डस प्रोसेस में काम करती है, उनको कंपल्सरली ESIC में अपने आप को क्या कराना है? रजिस्टर। अभी तन्वी मैम की क्लास है ना मेरे पास? हाँ, नहीं है, पता चल गया आपको? यस, ड्यू टू सम इमरजेंसी मैम क्लास नहीं ले पाएंगे, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट, ये भी बेनिफिट है। तो जितनी बेनिफिट की बातें होंगी वो सोशल सिक्योरिटी कोड में, बड़ा इजी कोड है ये। वेजेस वाला और एक ये वाला सेफ्टी वाला भी इजी है, थोड़ा सा वो टेढ़ा है बस तुम्हारा इंडस्ट्रियल रिलेशन, उनमें थोड़ी सी बातें मेजरली याद करने वाली है। बाकी तो आप दिमाग लगाओ ना। इतनी जोर से हंसी कैसे आई है? पता नहीं कोई वॉमिट करने लगे हो दोनों। खांसी थी, खांसी हंसी में को डिस्टिंग्विश हो रहा है कि एग्जाम से पहले सब कुछ ऊपर नीचे हुआ है। ग्रेचुइटी, अब वो देखो, एक उसकी हंसी तो ऐसी है बस बैकग्राउंड म्यूजिक। बेटा जून में ही पेपर है ना तुम्हारा, क्या हो रहा है? डर वर नहीं लग रहा है? तुमसे ज्यादा मुझे डर लग रहा है। चलो एनीवे, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। ESIC का बेनिफिट उसमें जा रहा है, मैटरनिटी बेनिफिट उसमें जा रहा है, EPF उसमें जा रहा है, ग्रेचुइटी उसमें जा रही है। तो एक ही अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। ये अंबानी मत बनिए, अलग अलग अकाउंट, एक ही अकाउंट रखिए, यूनिक अकाउंट, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये कॉन्सेप्ट भी निकाला गया, ठीक है। गिग इकोनॉमी क्या होती है? जो फ्रीलांसर्स की तरह होते हैं,
यस, आउटसोर्सिंग जो करा जाता है, एक कह रहे हैं इसको भी काफ़ी प्रोत्साहित करा गया है, उनको भी इसमें लाया गया है, क्योंकि ये वर्कर को जो होते हैं ना वो ज़्यादा आगे आ नहीं पाते इन सब बेनिफिट्स को लेके, तो इनके बारे में बात करी गई है। बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए हैं बेनिफिट्स देने के लिए। प्लांटेशन वर्कर्स को काफ़ी इसमें भी बेनिफिट दिया गया है सोशल सिक्योरिटी कोड में। एंड देन सोशल सिक्योरिटी फंड भी बनाया गया जिसमें एक वर्कर के बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करती रहेगी, राइट। कुछ ना कुछ तो नहीं पता देखो, लेकिन ये कितने सारे पॉइंट्स है जरा बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नंबर का क्वेश्चन आने वाला तुमको। नहीं, सारे तो याद नहीं करने ना। मैक्सिमम कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर 6 मार्क का भी आता है, 8 का भी आता है, 6 मार्क का ही आता है वैसे। थोड़ा सा इंट्रो लिखा, थोड़ा कंक्लूजन लिखा, बीच में 4-5 पॉइंट्स लिख दिए, यू आर सॉर्टेड, राइट। उतना आई एम श्योर कि तुम लिख पाओगे। ये पिक्चर ऐसे ध्यान दे जाओगे ना तो आपको lot of times these pictures play a very important role। कौन सा कोड गया है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। इनके कीवर्ड्स देखो। नाकोश आकोश तो याद रखिएगा, मैंने आपको तब भी बताया था जब मैं आपको पढ़ा रही थी। हेल्थ सेफ्टी, विमेन सेफ्टी, वर्क इज हेल्थ सेफ्टी एट वर्क इज आर प्रायोरिटी, क्योंकि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के बारे में तो सेफ्टी और हेल्थ और वर्किंग कंडीशन के बारे में तो आप बहुत लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं मिलता ना, किसी कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल ही पढ़ के नहीं गया है, उसको कुछ नहीं पता क्या लिखना है, तो आप ये इस वाले कोड में तो क्या लिख सकता है? गवर्नमेंट हैज मेक नेसेसरी स्टेप फॉर वर्किंग कंडीशन, हेल्थ ऑफ माइग्रेंट वर्कर, विमेन, चिल्ड्रन, सेफ्टी ऑफ एडोलेसेंट एट वर्क प्लेस, राइट। बड़ी सारी चीजें, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एट वर्क प्लेस। कुछ नहीं भी मिलता तो ठीक है। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, इनका आना जाना, इनकी सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट लेटर फॉर्मेट बन गया इसमें, इसलिए क्योंकि बेनिफिट देने के लिए ना एम्प्लॉयर कभी कभी मुकर जाता है। इनको तो मैं जानता ही नहीं कौन से वर्कर है मेरे, तो ये चीज़ जो है ना उनके पास सबूत होगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल चेकअप टाइमली होना चाहिए। आप भी ये बात समझते हैं, अगर किसी को सेफ्टी मेजर लेना है एस्टैब्लिशमेंट में तो मेडिकल चेकअप, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इसे हेल्थ मेजर इसलिए क्योंकि किसी को खाने वाने की दिक्कत नहीं आएगी, हेल्पलाइन होनी चाहिए मैंडेटरी। राइट्स ऑफ वुमेन वर्कर स्पेशली फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन। इंडियन लॉज ऑन वुमेन सेफ्टी इन नाइट शिफ्ट्स, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक प्रोविजन बनाया गया है। 1 डे लीव एप्लीकेशन नीड टू बी इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। नाकोश, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी OSH तो इसी कोड से लिया गया, और नेशनल एडवाइजरी कमिटी NAC, which is obviously advising on a national issue to central government. साकोश इज, ये सही था, नहीं साकोश का नहीं है, यस, स्टेट लेवल एडवाइजरी कमिटी ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है। नाकोश, साकोश, ये किस में याद रखने हैं हमें? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाले कोड में, राइट। ये सही था। ऐसे ही बस हम बुक्स को कर देंगे पेपर के बाद, बस हम पास हो जाए। समझ गए? कोड हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया। तीसरा क्या कराया आपने? कॉन्ट्रैक्ट लेबर। किसी गधों वाली शक्लें बना के रखते हो, जैसे हमने कुछ करा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे लॉ ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस। मिनिमम वेजेस से कुछ याद आता है तुमको? एडवाइजरी मिनिमम वेजेस से कुछ याद आता है? नहीं आता? क्या होता है हर 5 साल में? यस, रिव्यू करी जाती है मिनिमम वेजेस, राइट। ये तो पेमेंट ऑफ वेजेस है, पहले मुझे मिनिमम वेजेस कराना है। मिनिमम वेजेस, गिव मी अ मोमेंट। मेथड्स नहीं याद मिनिमम वेजेस में? याद है कुछ मेथड से? हाँ, वेरी गुड। तो हर चैप्टर में ना ये कुछ अपने कीवर्ड्स बना लिया करो। कैसे रह गई मिनिमम वेजेस? चलिए, तो मैंने जैसे बोला फैक्ट्री में कौन याद आने चाहिए?
खुद अपने आप से देखो, अभी तो हम कुछ चैप्टर ही रिवाइज कर रहे हैं, मिनिमम वेजेस करेंगे, पेमेंट वेजेस करेंगे, ग्रेचुइटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी क्या है ना, आई थिंक मिनिमम और ग्रेचुइटी कर लेंगे। पेमेंट तो ठीक है, पेमेंट तो छोटा सा है, मिनिमम का मेरे को आपको कराना था, मिनिमम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है ना, मिनिमम वेजेस एक्ट है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मिनिमम वेजेस आपको क्या याद आता है, आपको पॉश वाले चैप्टर से क्या याद आता है, आईसीसी एलसीसी, आपको फैक्ट्रीज एक्ट से क्या याद आता है, ऐसे ही ना आप कोई कुछ भी पढ़ रहे हो, आप हर चैप्टर का ना ऐसे बना लिया करो, अपने आप से पूछो। अब जैसे वो था तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 14, 19, उसमें स्टोरी बताई थी मैंने, लेबर आए हैं, वो सोच रहे हैं, यू जस्ट हैव टू गिव अ क्विक रिव्यू। डीपीएसपी, वहाँ पे सिर्फ वही एक टेबल ही है, वही पूरा एक्सप्लेन करा गया पूरे चैप्टर में, याद है वो टेबल, फंडामेंटल राइट 6 और 6 डीपीएसपी जो बताए गए हैं, हाँ चिंटू मिंटू की, राइट। उसके बाद लेबर कोड हमने कर लिया, लेबर कोड में तुम्हें वो 4 याद होने चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट का बता दिया मैंने तुम्हें कीवर्ड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में क्या याद रखना है आपको, अभी से याद है, बस यही याद रखना तुम। एडवाइजरी बोर्ड, फैक्ट्रीज एक्ट में क्या याद रखना है, 4 एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारे, ये इंस्पेक्टर, तुम्हारे दूसरे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, वो जो सर्टिफाइंग सर्जन है, देन वेलफेयर ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, ये एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। थोड़े से जाग जाओ भाई, हमारी हालत पूछो बस, सॉरी। अभी क्या है ना बेचारे, तुम्हें आई पिटी ऑन यू पीपल दीज डेज, बट एनीवे, PPTs again very important if you want to study, take all the PPTs। जिसके पास नहीं है सोते मत रहो, मैसेज करो, जिनके पास नहीं है उन्होंने मुझे मैसेज किया क्यों, अरे उसके बाद नहीं मिली तो मैसेज तो करो, मैं, बड़ी अच्छी बात है, पेपर के बाद ले लेना नंबर, इसी दुनिया में हो ना। चलिए, मिनिमम वेजेस एक्ट, जल्दी जल्दी पहले करते हैं, देन विल गेट बैक टू। एक और चीज़ है, देखो, आई हैव अ लास्ट मिनट रिकॉर्डेड लाइक वीडियो ऑफ माई लास्ट अटेम्प्ट, जो मैंने लास्ट जब हुआ था दिसंबर रिकॉर्ड किया था। आज ही चैप्टर करते हैं, जो बच गए हैं ना उनको मैं 1 घंटे का वो प्रीमियर लगवा दूंगी आपको, जिसमें ऐसे ही मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी, आप बस सुन लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, आपको कोई चैप्टर, जैसे अभी तुम्हारा ना ध्यान ज़्यादा रीडिंग में नहीं जाएगा, जहाँ बुक खोलोगे वहाँ पे या तो चक्कर आने लग जाएंगे, आंखें दर्द होना शुरू हो जाएगी, बॉडी एक्स हो जाएंगी, मतलब ऐसी मौत सी आ जाएगी तुमको अजीब सी, क्या है ये पढ़ाइयाँ क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए योर ईयर्स विल बी मोर एक्टिव, राइट। अभी भी आप सुन रहे हो तो आई एम श्योर, बिकॉज आई नो, आई कैन सी योर ऑल ऑफ योर फेसेस कि तुम्हें लग रहा है हाँ मैं समझ में आ रहा है, रीडिंग फेस तुम्हारा चल जा चुका है, मैं तुम्हें खुद बोल रही हूँ, तुम रीड नहीं कर सकते हो कुछ भी, तुम सिर्फ सुन सकते हो, ठीक है। सो आज ये वाला चैप्टर हम खत्म करते हैं, इसके बाद मैं पीपीटी वाला सॉल्व करती हूँ, एंड देन जो बच गया है 2-4 चैप्टर जो बच गए हैं उनका मैं अलग से एक प्रीमियर लगवा दूंगी आपको, ताकि आप सुन लें, ठीक है ना। और ये सारे वीडियोस आपके पास है ही इन योर एग्जाम टाइम ऑल्सो, जब जो लगे कि ये चैप्टर हमें रिवाइज करने का मन नहीं हो रहा, सुन ले टीचर ने क्या बोला था, चला लो वो चैप्टर, ठीक है। चलिए, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में सबसे जो मेजर बातें हैं वो है कि मिनिमम वेजेस आया क्यों था, क्योंकि मिनिमम वेजेस दी नहीं जा रही थी, अपनी मर्जी से वेजेस दे रहे थे, तो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी वर्कर की सबसे ज़्यादा, ठीक है। 15 मार्च 1948। उसके बाद डेफिनेशंस बाय बाय, बिल्कुल नहीं करनी हमें। फिक्सेशन पे आते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में करेंगे। यहाँ कह रहा है सेक्शन 3 लेज डाउन, एक सेकेंड, Section 3 lays down appropriate government shall fix minimum rates of wages payable to employees in employment specified in part 1 and part 2 of the schedule and in employment added to either part by notification, section 27. What is this saying? कि minimum wages fix कर रही है गवर्नमेंट, कौन सी, उन employments के लिए। wages fix करी किसके लिए जाती है, जॉब के लिए, ठीक है। अब क्या है, मेरी कोई मिनिमम वेजेस फिक्स है कि इतनी होनी चाहिए, वेजेस ही नहीं है, पहली बात है, आई डोंट कम अंडर दिस एक्ट, राइट। लेकिन मिनिमम वेजेस उन एम्प्लॉयमेंट्स के लिए फिक्स करी जाती हैं जो इसी एक्ट के शेड्यूल के 2 पार्ट्स में दी गई है, ठीक है। 2 पार्ट्स बने हैं, पार्ट 1 में भी कुछ एम्प्लॉयमेंट्स है, पार्ट 2 में भी कुछ एम्प्लॉयमेंट्स है। अब यहाँ देखिए, इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल द मिनिमम वेजेस मे नॉट बी फिक्स फॉर एंटायर स्टेट, क्योंकि वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट दी गई है वो ऐसी हैं जो रीजनल वाइज डिफर कर सकती हैं। तो 2 पार्ट्स हैं एक शेड्यूल में, कितने पार्ट हैं, 2, 1 एंड 2। 2 वाली जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स में क्या दी गई हैं, एम्प्लॉयमेंट्स,
मैं जब पढ़ाई थी तब भी तुम्हें कहा था कि तुम वेबसाइट पे भी जा के देख सकते हो, उसके शेड्यूल में पूरी लिस्ट दी गई है एम्प्लॉयमेंट की। तो पार्ट 2 वाली जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए जब आप वेजेस फिक्स कर रहे हो तो आप पूरे स्टेट के लिए नहीं करोगे, आप चाहो तो मतलब स्टेट के अलग अलग हिस्सों को डिवाइड कर सकते हो मिनिमम वेज फिक्स करने के लिए। अच्छा, मिनिमम वेजेस जो दिल्ली की है वही क्या मुंबई की भी है, वही क्या लखनऊ यूपी की भी है? नहीं, इट डिफर्स। Why it differs? Because cost of living in every state is different. ठीक है, तो यहाँ पार्ट 1 की जो एम्प्लॉयमेंट है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, द रेट्स टू बी फिक्स नीड नॉट बी यूनिफॉर्म, डिफरेंट रेट्स मे बी फिक्स फॉर द एंटायर स्टेट। और पार्ट 2 में क्या बोल रहा है? मे नॉट बी फिक्स फॉर द एंटायर स्टेट, उसके लिए भी हो सकता है अलग अलग रीजन ले लिए जाए। उसके बाद आपको कह रहा है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे नॉट फिक्स मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही क्या होता है? वो एम्प्लॉयमेंट जो शेड्यूल में दी गई है, और शेड्यूल में कितने पार्ट हैं? 2। जिस भी स्टेट में, अच्छा कुछ स्टेट होती है बड़ी होती है, कुछ होती है छोटी, कोई छोटी स्टेट है वहां पे कुल मिला के भी 1000 से कम वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी एम्प्लॉयमेंट है जो इस एक्ट में दी गई है, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है, पर उसमें 1000 से कम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वहां पे मिनिमम वेजेस फिक्स ना करी जाए, गवर्नमेंट फिक्स ना करे। अच्छा, मिनिमम वेजेस फिक्स कौन करता है? गवर्नमेंट। तभी तो उसके मेथड्स हैं। रिवाइज कब होती है ये? जैसे भी बताया था, हर 5 साल में इनको रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि महंगाई हर 5 साल में बढ़ जाती है। राइट, मिनिमम टाइम रेट के ऊपर होता है, पीस रेट के हिसाब से भी करी जाती है। गारंटी टाइम रेट मतलब इतना टाइम बैठोगे तो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। ओवर टाइम मतलब निर्धारित समय से जब आप ज्यादा बैठेंगे। उसके बाद सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 बोलता है कि प्रोवाइड्स अ डिफरेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस मे बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट्स। हर एम्प्लॉयमेंट की सेम होती है मिनिमम वेज? तो मिनिमम वेज ना बड़ी पेचीदी टाइप टॉपिक हो जाता है, हर स्टेट की डिफरेंट। उसके बाद भी एक स्टेट में कितनी एम्प्लॉयमेंट्स होती है, उसमें भी देखो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट कौन सी है, उसमें भी देखो कि आवरली रेट और इन रेट्स के हिसाब से कैसे फिक्स करी गई है। सो इट्स अ बिग टास्क, तभी तो अलग अलग मेथड्स है। राइट, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस आवर के हिसाब से भी होती है, डे के हिसाब से भी होती है, मंथ के हिसाब से भी होती है, लार्ज वेज पीरियड मतलब 6-6 महीने 4-4 महीने के हिसाब से भी होती है। अब आ जाते हैं इनके, चलिए अभी तो मेथड नहीं है, तो बेसिक। अच्छा, इनके तरीके क्या हैं? बेसिक रेट प्लस स्पेशल अलाउंसेस। कुछ क्या होता है, इतना हम तुमको देंगे और इतना तुम्हें डिस्काउंट देंगे। जैसे मैं, तुम सुनते नहीं हो, ये बैग खरीदिए आपको 20,000 का बेनिफिट मिलेगा, आपको लगा अरे 20,000 ऑफ मिल रहा है, नहीं, ऑफ तो आपको 2,000 रुपये मिल रहा है, इतना का आपको कूपन मिल जाएगा, इतना का ये मिल जाएगा, बेनिफिट्स इतने हैं। ऐसा हो जाता है ना अलाउंसेस। बेसिक रेट वेजेस विद और विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस के साथ भी, उसके बिना भी वेजेस प्रोवाइड करी जाती है। तरीका है, एक है इंक्लूसिव, जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आता है, स्पेशल अलाउंस भी आता है और बेसिक रेट भी आता है। मतलब कुछ जगहों पे क्या होता है, बेसिक भी देंगे, अलाउंस भी देंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देंगे। कुछ क्या कहते हैं, बेसिक देंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं देंगे। कुछ कहते हैं बेसिक देंगे प्लस अलाउंसेस देंगे। इंक्लूसिव रेट क्या कहता है, बेसिक भी, अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, छूट देना किसी चीज में कि हम आपको ये बेनिफिट देंगे, जो मॉनेटरी नहीं है, बट मे बी कुछ ग्रेन्स में आपको हम बेनिफिट दे देंगे, इतने का आपको फ्री दे देंगे, एक्सेट्रा अलाउंसेस। प्रोसीजर, अब आ जाते हैं फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड 51A 51B याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेक्शन भी याद रहेंगे तो और अच्छा होगा। 51A 51B कमेटी मेथड। उसके बाद क्या है, नोटिफिकेशन मेथड। कमेटी मेथड में क्या है, नाम से पता चल रहा है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट एज मेनी एज कमेटी सब कमेटी टू होल्ड इंक्वायरी। ये इंक्वायरी क्यों करेंगी, क्योंकि इंक्वायर करके देखेंगे ये कि क्या बढ़ गया है कॉस्ट ऑफ लिविंग, कितना मिनिमम वेज होना चाहिए। ठीक है, अब आपके 5 जनों की कमेटी बन जाए, आप एक जगह जाएंगे वहां लिविंग अलग होगी, दूसरी जगह जाएंगे अलग होगी, तो इंक्वायरी और रिपोर्ट तो करना पड़ेगा। तो ये क्या करती हैं फिर कमिटीज, एडवाइस करती हैं किसको, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट करा है। अच्छा, कमेटी मेथड कौन सा सेक्शन है, 51A 5 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए विच टॉक्स अबाउट कमेटी मेथड। कमेटी मेथड में नाम से पता चल रहा है गवर्नमेंट क्या अपॉइंट करती है, कमेटी करती है। कितनी कमेटी करती है, एज मेनी कमिटीज करती है। क्यों करती है, एडवाइस करने के लिए। किसको एडवाइस करने के लिए, गवर्नमेंट को। किस रिस्पेक्ट में एडवाइस करना है, तुम किसकी अपनी सेल्फी ले रहे हो, किसकी फोटो ले रहे हो, ये ऐसे फोन ऊपर करके क्या कर रहे हो फिर, यही काम रह गया। जून में पेपर है, दिसंबर में है, ठीक हो, पेपर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, छोड़ दो, आग लगा दो फोन को थोड़े दिन। यहाँ
नेक्स्ट बायगॉन यहाँ पे, आफ्टर कंसिडरिंग द एडवाइस ऑफ कमिटी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डालेगी कि ये हमारी मिनिमम वेजेस है। सीधा एक एडवाइस पे एडवाइस नहीं होता, पूरा प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है, उसकी कंसिडरेशन होती है, उसकी इंक्वायरी होती है, उसके बाद जाके एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है या रिवाइज करती है मिनिमम वेजेस। द वेजेस शैल कम इन टू फोर्स, जिस डेट पे ये नोटिफिकेशन डालते हैं। क्या प्रोसेस हुआ भाई, गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी कमेटी, कमेटी ने करा इनको वापस एडवाइस, एडवाइस के बेसिस पे इन्होंने क्या करी, फिक्स करी मिनिमम वेजेस। जिस डेट से ये डालेंगे अपनी मिनिमम वेजेस उसी डेट से ये इफेक्टिव हो जाएगी, नहीं तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 months पे तो हो ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि बस बना दिया और हुआ ही नहीं है। कॉम्पोजिशन ऑफ कमेटी बिल्कुल सेम है, याद है आपको, कमेटी की कॉम्पोजिशन सेम है इस मेथड में भी और दूसरे मेथड में भी। यहां देखिए कमेटी है तो कमेटी में इंसान होंगे, कितने होंगे, कैसे होंगे, जरा देखिए। Section 9 of the Act lays down that it shall consist of the person nominated by appropriate government representing who? Employers and employees in the equal number. क्यों एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज, क्योंकि भाई मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखनी है और एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखनी है। हु शैल बी इक्वल इन नंबर, इंडिपेंडेंट पर्सन जो ना एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करता है ना एम्प्लॉय को करता है, नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर। तो अगर सपोज टोटल मेंबर कितने हैं, 8 हैं, क्योंकि 4 एम्प्लॉयर हो गए, रिप्रेजेंटेटिव 4 एम्प्लॉय के हो गए, ठीक है। टोटल अगर आपने 3 इंडिपेंडेंट पर्सन रखे हैं तो टोटल कितने होंगे, 8 और 3 11, 11 का 1/3 कितना होता है, 3 पॉइंट, तो उससे तो कम ही है ना, तो इट्स नॉट एक्सीडिंग 1/3, राइट। शैल बी वन ऑफ द इंडिपेंडेंट पर्सन शैल बी द चेयरमैन। हाँ नहीं, पॉश का डिफरेंट है, उसमें मेजरली विमेन होनी चाहिए। हाँ, मोर देन हाफ ऑफ द कॉम्पोजिशन शैल बी वुमेन। नोटिफिकेशन मेथड में थोड़ा सिंपल है, सिंपल तो कुछ नहीं है, ये नोटिफिकेशन के जरिए करते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, बाय नोटिफिकेशन सबसे पहले प्रपोजल को पब्लिश कर देती है कि हम अपनी मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस तय कर रहे हैं, ठीक है। और जो जो लोगों को इससे दिक्कत है, एंड स्पेसिफाइड डेट नॉट लेस देन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑन विच द प्रपोजल शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जैसे गवर्नमेंट ने आज नोटिफिकेशन डाला, नाम ही क्या है इसका, इस मेथड का नोटिफिकेशन मेथड, तो इसमें क्या दिए जाते हैं, सीधा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या आ रहा है आपका, प्रपोजल, किस चीज का प्रपोजल, मिनिमम वेजेस का। और पब्लिक क्या मतलब, जैसे मैं हूँ, मैं थोड़ा कमेंट करूंगी इस पे, मेरा आई एम नॉट लाइकली टू अफेक्ट बाय द मिनिमम वेजेस। लाइकली टू अफेक्ट पीपल कौन है, वर्कर कमिटी, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर्स, राइट। तो ये अफेक्टेड पीपल है, तो ये इस प्रपोजल को देखेंगे। देखने के बाद इनके पास 2 महीने का टाइम है। द रिप्रेजेंटेशन रिसीव, तो ये रिप्रेजेंटेशन देंगे गवर्नमेंट को कि ये सही है, गलत है, या ये ठीक नहीं है, ये सही है। इट विल ऑल्सो कंसल्ट द एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7। अब क्या है ना, गवर्नमेंट ने क्या करा, पहले नोटिफिकेशन सीधा तुम्हें मुंह पे फेंक दिया प्रपोजल, उसके बाद जो लोग इससे इफेक्टेड हैं अपनी रिकमेंडेशंस भेजें, प्लस हम लोग एक एडवाइजरी बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 7, उसकी भी एडवाइस लेंगे हम, उसके बाद तय करेंगे हम लोग कि मिनिमम वेजेस कितनी होनी चाहिए। सेम है, इट विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच इट विल बी डिसाइडेड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 months। वही जैसे पीछे था, एडवाइजरी बोर्ड की बात करी गई थी सेक्शन 7 की, पीछे तो एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन है, देखिए कितने लोग हैं, पढ़िए जरा। रिप्रेजेंटिंग वही एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज। अच्छा, ये एडवाइजरी बोर्ड क्या कर रहा है बताओ जरा, बताओ एडवाइजरी बोर्ड कहां सुना तुमने अभी, कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 7। ये क्या काम कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, किसको एडवाइस कर रहा है, सेंट्रल को, वाह, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा है। क्या एडवाइस कर रहा है, अभी पीछे सुना था ना नोटिफिकेशन मेथड में, एक बात सुनी ना कि ओके स्टॉप, क्या सुना अभी नोटिफिकेशन मेथड में, कि जो गवर्नमेंट है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो रिप्रेजेंटेशंस लेगी प्लस एडवाइजरी बोर्ड की एडवाइस लेगी, वही एडवाइजरी बोर्ड है। प्लस इसका एक और काम है इस एडवाइजरी बोर्ड का, पहला मेथड कुछ पढ़ा था तुमने, क्या नाम था उस मेथड का, कमेटी। उसमें जो कमिटीज बनाई गई थी ना, उनके काम को देखने का भी इनकी ड्यूटी है। तो दोनों मेथड्स में इनका काम है, लेकिन मेजर काम कहां पर है इनका, नोटिफिकेशन मेथड में। समझ गए, कॉम्पोजिशन सेम है, देख रहे हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय 1/3 से ज्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं होना चाहिए, और इंडिपेंडेंट पर्सन से ही अपॉइंट कौन होना चाहिए, चेयरमैन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड,
सेक्शन 8 कह रहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर एडवाइजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑल द मैटर्स इन केस ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। अब आप कहोगे ये भी है, मेथड भी है, क्या चल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो मेथड्स यूज करती हैं, जो अभी आप पीछे पढ़ के हटे हैं। तो ये वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है जो किसको एडवाइस करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कॉम्पोजिशन पढ़ लो, सेम, ठीक है। चलिए, मिनिमम वेदर टू बी पेड इन कैश और काइंड, कैश पे पे कर सकते हैं, लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज के, एसेंशियल कमोडिटीज कौन सी होती है? जरूरत जो राशन जो होता है उसमें आप कंसेशन भी दे सकते हैं। पेमेंट इज ऑब्लिगेटरी बाय द एम्प्लॉयर, तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है वेजेस पेमेंट की? एम्प्लॉयर की, जो आपको रख रहा है। फिक्सिंग आवर्स फॉर नॉर्मल वर्किंग डे, यहां कह रहे हैं आपको वर्कर के लिए, क्योंकि ये मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस है। अब आप क्या है ना, एम्प्लॉयर दे रहा है मिनिमम वेजेस, मैं भी एक एम्प्लॉयर हूँ, आप भी एक एम्प्लॉयर हो, मैं भी मिनिमम वेज दे रही हूँ, आप भी मिनिमम वेज दे रहे हो। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम इस एक्ट के अंडर है। लेकिन मैं ज़्यादा आवर्स के लिए काम करा रही हूँ, तुम कम आवर्स के लिए, तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम आवर्स भी बताएंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर बड़ा चालाक है, ओवर टाइम कराता रहेगा। तो कितना कह रहा है? टू फिक्स द नंबर ऑफ वर्किंग आवर, वही नॉर्मल वर्किंग डे होता है। 1 day rest in 7 days is important and payment shall not be less than the overtime rate। यहाँ पे कह रहा है अगर किसी आपने वर्कर को उसके निर्धारित समय से ज़्यादा काम कराया या छुट्टी नहीं दी, जैसे 7 दिन में एक बार छुट्टी देनी है, आपने नहीं दी कि काम बहुत ज़्यादा है, तो उस एक्स्ट्रा डे के लिए आपको उसको पे आउट करना पड़ेगा एज पर द प्रिस्क्राइब रेट्स। The above stated provision shall apply to the following class of employees only to such extent subject to condition। जैसे employees with respect to urgent work, कोई preparatory complementary work कर रहे हैं क्योंकि काम ज़्यादा है, कोई intermittent employees है, जो intermittent मतलब जो बीच में भी they are working, technical reason कुछ हो गए हैं, जैसे काम complete नहीं हुआ, कुछ काम कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे आपको फिर wages उस हिसाब से regulate करनी है, ठीक है ना। Payment of overtime, सेक्शन 14 कहता है कि वर्कर्स ने अगर किसी घंटे या एक दिन या पूरा एक दिन वर्किंग डे पूरा एक्स्ट्रा करा है या कुछ घंटे एक्स्ट्रा करा है, तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनल रेट के हिसाब से आप उनको उनके वेजेस पे करेंगे। और अगर नहीं पे करते हैं तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर के ऊपर पेनल्टी लग सकती है। वेजेस ऑफ अ वर्कर हु वर्क लेस देन अ नॉर्मल वर्किंग डे, अगर नॉर्मल वर्किंग डे की काम करेगा तो उसको ऑब्वियसली उसके मिनिमम वेजेस नहीं मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? मिनिमम वेजेस का ये थोड़ी ना मतलब है कि आप घर में ही बैठे रहो तब भी मिनिमम वेजेस मिलेंगे आपको। और प्रोवाइडेड ही शैल नॉट रिसीव द वेजेस फॉर द फुल वर्किंग डे अगर इफ हिज फेलियर इज कॉज्ड बाय हिज अनविलिंगनेस, वो खुद ही बोले मुझे काम नहीं करना आधा दिन, तो नहीं मिलेंगे पैसे, छुट्टी कटेगी आपकी। दूसरा, अदर केसेस में भी प्रिस्क्राइब, वही जैसे नाटक करे, छुट्टी करे, स्ट्राइक पे चला है, तो नहीं मिलेगा ना पैसा। मिनिमम वेजेस का ये मतलब नहीं है कि आप छुट्टी करते रहें आपको पैसे मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन पीछे कुछ केसेस बता रहे थे कि अगर सपोज एम्प्लॉयर के कोई पावर फेलियर हो जाता है, टेक्निकल रीजन हो जाता है, फिर तो आप पैसे दोगे ना, उसमें लेबर की गलती थोड़ी ना है कोई। मिनिमम वे टाइम रेट ऑफ वेजेस फॉर पीस वर्क, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर रिकॉर्ड कौन करेगा? एम्प्लॉयर। सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयर के पास ही सारी वेज स्लिप्स, नोटिस और जितने भी वर्किंग आवर किसने कितना काम करा, अटेंडेंस, ये सब किसके पास होता है? एम्प्लॉयर के पास। अथॉरिटी एंड क्लेम्स, तो अगर आप किसी भी सपोज आपको मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स जो है स्टेट में आपको नहीं पे हो रही हैं, तो आप कहाँ जा सकते हैं? एनी कमिश्नर फॉर वर्कमेंस कॉम्पनसेशन, एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ लेबर कमिश्नर, any officer of state government who is not below the rank of labor commissioner or experienced judge of a civil court, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये authorities are they have the authority to decide the claim with respect to minimum wages। मिनिमम वेजेस पे नहीं हुई, टाइम पे नहीं हुई, या आपके बोन आपका जो ओवर टाइम था वो आपको नहीं दिया गया है, तो कॉम्पनसेशन के लिए आप वर्कमेंस कॉम्पनसेशन कमिश्नर के पास जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर लेबर कमिश्नर, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर एंड एनी जज ऑफ अ सिविल कोर्ट यू कैन अप्लाई। ऑफेंसेस पेनल्टी 6 महीने से आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है, और विद द फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और बोथ। ये उनके लिए जैसे जो पेमेंट नहीं करी आपने, आप कहोगे इतने कम, ये तो अच्छा है, 5,000 रुपये वेजेस मत दो और 500 रुपये यहाँ पेनल्टी दे दो, ऐसा नहीं है, बेसिक पेनल्टी है। इसके ऊपर के जो कॉम्पनसेशन है वो अलग से कंक्लूड करे जाते हैं, राइट। सो ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे अगर आएगा तो क्या आएगा? कुछ मेथड्स, राइट। चलिए, तो अभी आज हमने कौन कौन से चैप्टर करें? मिनिमम, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट, और कौन सा? लेबर कोड, ठीक है। अब हम करेंगे पॉश। पॉश में आईसीसी एलसीसी कर लेते हैं ना, रिवाइज एक बार।
चलिए, पॉश में मेजर जो कमिटीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन और कैसे आपको रेफर करना पड़ता है। इनफैक्ट जब पॉश का केस हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं, अपील कैसे करते हैं, राइट। चलिए, तो हम लोग पॉश में सीधा कंप्लेंट में आ रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर क्या है, आपकी डेफिनेशंस है। कंप्लेंट कमेटी, दो प्रकार की कमेटी होती है, आईसीसी और एलसीसी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कहाँ होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एलसीसी कहाँ होती है, लोकली एक ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से उनको एक डिस्ट्रिक्ट एरिया दिया जाता है कि आपके पास ये एरिया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, इट रिक्वायर्ड टू सेट अप आईसीसी, राइट। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिड्रेस करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट देयर हैज़ टू बी आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। क्या ये बहुत इफेक्टिव होती है, डिपेंड, हो भी जाती है, नहीं भी होती है। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो इफेक्टिव हो जाता है, लेकिन खुद अगर एम्प्लॉयर इन्वॉल्व है या कोई बड़ी अथॉरिटी इन्वॉल्व है तो ये बहुत ही मतलब ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती है। मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशन है इसका, अगर 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। कॉम्पोजिशन देखिए आप इनका, जो इंपॉर्टेंट है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर हु शैल बी अ वुमेन एम्प्लॉयड एट अ सीनियर लेवल एट अ वर्क प्लेस। जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर वुमेन है, दैट शी विल बी अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। Members, not less than 2 members from the employees preferably committed to the cause of women। जो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो जो देखो टॉप पे जो पर्सन है वो कौन है, विमेन। उसके अंडर 2 मेंबर और हैं, ये मैन विमेन हो सकते हैं या दोनों विमेन हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक्सटर्नल मेंबर चाहिए जो किसी एनजीओ में काम करता है, लेकिन वो आता नहीं है रोज, लेकिन जब जरूरत होगी तो ही कैन बी अ पार्ट ऑफ द बैठक, वो जो एज एक्सटर्नल मेंबर। टेन्योर इनका कितना होता है, नॉट एक्सीडिंग 3 years, उसके बाद इनको चेंज करना पड़ता है। फीस इनको कितनी दी जाती है, एज पर ये जो भी हैंडल करते हैं। वैसे तो खुद के एम्प्लॉयज ही है ना, विमेन एट अ सीनियर लेवल काम कर रही हैं, 2 मेंबर्स वो भी काम करे, एक्सटर्नल जो बाहर से आ रहा है, तो जब कोई मुद्दा होगा तब उनको उस हिसाब से फीस दी जाती है। कैजुअल वैकेंसी, वेयर प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर वैकेंसी हो जाती है तो उसको फिलअप करना पड़ता है, या कॉन्विक्टेड या खुद ही कॉन्विक्टेड है सीनियर वुमेन, या किसी भी ऑफेंस में कोई मेंबर कॉन्विक्टेड है तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी, एलसीसी। आईसीसी समझ आई, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होती है। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप व्हाट, एलसीसी। चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर का हैरेसमेंट हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हैरेसमेंट हो, एलसीसी इसका केस लेगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं इट हैज नॉट बीन, जहां पे आईसीसी नहीं है वो तो सीधा ही एलसीसी जाते हैं, लेकिन जहां पे आईसीसी है, आईसीसी कहाँ होता है, जब 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जहां पे आईसीसी है ही नहीं वो तो सीधा एलसीसी जाएंगे, और जहां आईसीसी है वहां पे पहले आपको आईसीसी जाना पड़ेगा, उसके बाद एलसीसी। या खुद एम्प्लॉयर के खिलाफ ही कोई है तो आप सीधा एलसीसी भी जा सकते हो। नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, it shall notify district magistrate or additional DM or the collector of deputy collector or collector as a district officer for every district to exercise the power under this act। तो इसका constitution पढ़ते हैं। According to section 6, it shall constitute at district level, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है ये क्या, एलसीसी। इसके एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है, डीएम या कलेक्टर या डेप्यूटी कलेक्टर जो है उस जगह के, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इनका कॉम्पोजिशन देखिए आप। पहला, चेयरपर्सन टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम द एमिनेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए एलसीसी कॉन्स्टिट्यूट करी जा रही है, तो जो टॉप मेंबर होंगी वो कौन होंगी, अ फीमेल जो उसी जगह पे कुछ सोशल वर्क करती हैं। 1 member to be nominated from that particular block, तालुका या तहसील, उसमें से होंगी। 2 members, जिसमें से कम एक तो लेडी विमेन होनी चाहिए जिन्होंने ऑब्वियसली फेमिलियर है इन जैसे केसेस को हैंडल करने के लिए। एंड द कंसर्न पर्सन ऑफ अ सोशल वेलफेयर, जो एक्स ऑफिशियल मेंबर होगा जो पहले इस पोजीशन को होल्ड कर चुका है। तो इन दोनों की कॉम्पोजिशन प्लीज ध्यान रखिए, अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट से कोई क्वेश्चन आना है तो डेफिनेटली आएगा, आईसीसी एलसीसी, राइट। कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है कि अगर आपके साथ कुछ भी होता है, अगर एक ही इवेंट हुआ है तो आप 3 महीने बता सकते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट हुए हैं तो जो लास्ट इवेंट आपके साथ गलत हुआ है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप कंप्लेन कर सकते हैं, आईसीसी एलसीसी एज द केस में भी। पहले कहाँ करेंगे केस, आईसीसी। आईसीसी नहीं है तो सीधा कहाँ जाएंगे, एलसीसी। और अगर खुद केस एम्प्लॉयर के खिलाफ है तब भी
ओके, सो यहाँ पे आगे बता रहे हैं इंक्वायरी इनटू कंप्लेन। तो जैसे ही आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप अंडर सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी आप पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं आईसीसी के साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ आप पुलिस कंप्लेन भी फाइल कर सकते हो, राइट। उसके बाद पुलिस कंप्लेन के बाद सिविल कोर्ट के जैसे पावर्स होते हैं सेम उनके पास भी होते हैं, लाइक इन्फोर्सिंग एनी अटेंडेंस, किसी को बुलाना, डिस्कवरी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और एनी अदर मैटर। एक्शन पेंडेंसी ड्यूरिंग इंक्वायरी, जैसे कोई केस चल रहा है तो उस दौरान क्या होगा, जो एग्री वुमेन है जिसके साथ गलत हुआ है आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन अगर वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते तो जो मुजरिम है उसको जो मतलब कॉन्विक्ट है उसको कर सकते हो। लीव ग्रांट कर सकते हो कि भाई घर बैठो, ठीक है, और उनको पैसे मिलेंगे अप टू 3 months मैक्सिमम। ग्रांट लीव टू एग्री वुमेन विद रिस्पेक्ट टू एनी मॉनेटरी रिलीफ, या वैसे अगर उनको कोई लगे कि नहीं मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दो तो ऐसा रिलीफ दिया जाता है। इंक्वायरी रिपोर्ट में 2 चीज़ें हो सकती है, या तो थम्स अप या थम्स डाउन, एज इन या तो येस द एलिगेशन वॉज करेक्ट और द एलिगेशन वॉज रॉन्ग। टू टेक एक्शन फॉर सेक्शुअल हैरेसमेंट एज अ मिसकंडक्ट, टू डिडक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग द सर्विस रूल्स बोलते हैं कि जब भी अगर वो कॉन्विक्ट प्रूफ हो जाता है कि उसने गलत करा है तो उसको आप क्या करेंगे, या तो निकालेंगे और जितने भी उसके जो कॉम्पनसेशन है जो उसको देना था नहीं देंगे, या दे चुके हैं तो उसके जो उससे क्लेम करेंगे वो सारे कॉम्पनसेशन जो एक लेडी के बनते हैं, राइट। मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेन, अगर किसी ने झूठी कंप्लेन कर दी तो यस डिफेमेशन का केस वो पर्सन कर सकता है और जो एम्प्लॉयर है वो भी नेसेसरी एक्शन लेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट वुमेन। डिटरमाइनिंग ऑफ कॉम्पनसेशन को डिटरमाइन करने के लिए भाई कॉम्पनसेशन क्या होता है, मेंटल ट्रॉमा पेन विच कैन नॉट बी आई थिंक कैन बी कंसिडर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। करियर अपॉर्चुनिटी ड्यू, जैसे आप कोई नाम खराब हो गया, लेडी का नाम खराब हो गया, उसका 3-4 महीने उसने जॉब ही छोड़ दी इस चीज़ को लेके, बाद में केस करा, ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है। तो 4 महीने जो उसका लॉस हुआ उसकी सैलरी का वो उसको पे हो सकता है। मेडिकल एक्सपेंसेस अगर कुछ हैं तो, या फाइनेंशियल स्टेटस उनका कैसा है उस हिसाब से उनको पेमेंट हो सकती है। फिजिबिलिटी ऑफ द लमसम अमाउंट या इंस्टॉलमेंट वो दैट डिपेंड्स। अगर जो एग्री में मैंने बोले मुझे कॉम्पनसेशन इंस्टॉलमेंट में सामने वाला अगर दे पा रहा तो इंस्टॉलमेंट में देगा, नहीं तो वो लमसम अमाउंट भी दे सकता है। एनी पर्सन एग्री फ्रॉम द रिकमेंडेशन, जो भी ऊपर चीज़ें हुई है अगर उससे भी आप अग्रीव्ड हैं तो आप 90 दिन के अंदर अंदर आप कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी है पॉश में, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट दे, डिस्प्ले रखे ये सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइज करे वर्कशॉप फॉर वुमेन एंड मेन बोथ की ये चीज़ें हैं। देयर इज अ एक्ट विच रेगुलेट टॉक्स अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट। नेसेसरी फैसिलिटी करे आईसीसी की, अटेंडेंस रखे रिस्पोंडेंट विटनेस सबकी, मेक अवेलेबल ऑल द इन्फॉर्मेशन टू आईसीसी। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर खुद बोले वुमेन को कि देखो एक काम करो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा देता हूँ बट डोंट पुट अप दिस केस अदरवाइज हमारे कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, ऐसा ये सब ना करें। तो एम्प्लॉयर की खुद की ड्यूटी है कि वो असिस्टेंस दे वुमेन को विद रिस्पेक्ट टू दिस। कॉज टू इनिशिएट एक्शन, तो एम्प्लॉयर को खुद एक्शन ऐसा करना चाहिए। ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट एज अ मिसकंडक्ट एंड टाइमली सबमिशन ऑफ एनी रिपोर्ट्स बाय आईसीसी। ये सारी ड्यूटी है एम्प्लॉयर की, और अगर एम्प्लॉयर खुद ही इन्वॉल्व है तो फिर तो नेक्स्ट लेवल है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक मेजर टू पब्लिसाइज द एक्ट, तो गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए कि उनको नेसेसरी एलसीसी, इनका काम तो एलसीसी का है ना गवर्नमेंट का, आईसीसी का काम तो एम्प्लॉयर का है, एलसीसी का काम किसका है, गवर्नमेंट का। तो पब्लिसाइज करे, ट्रेनिंग मटेरियल से प्रोग्राम्स करे, आजकल तो स्कूल्स कॉलेजेस हर जगह ये प्रोग्राम्स होते हैं। पोजर टू कॉल फॉर इन्फो एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, तो जितने भी गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि अगर कोई एम्प्लॉयर है तो उसके पास तो पहली बात रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। कोई सीसीटीवी लगा है अब बोले ये सीसीटीवी तो खराब है, तो अगेन ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है सब चीज़ें मैनेज करने की। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर कोई एम्प्लॉयर नॉन कंप्लायंस करता है तो उसको 50,000 का फाइन हो सकता है, और अगर सब्सिक्वेंटली करता है तो उसका फाइन और जो उसने लास्ट कॉम्पनसेशन दिया था वो डबल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पेनल्टी लग सकती है एम्प्लॉयर के ऊपर फॉर नॉन कंप्लायंस और कॉन्ट्रावेनिंग एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, राइट। अब ये बताओ ये पॉज को करने में हमें कितनी देर लगी? 10 मिनट, मैं ज़्यादा प्रिसाइसली बताती हूँ तुमको, 12 मिनट। अब तुम करोगे घर पे 20 मिनट 25 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि मेजर तो ये था, ढंग से पढ़ोगे तो आधा घंटा लगा लो। इससे ज़्यादा का प्लीज़ टाइम इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि मुझे पता तुम लोगों की आदत क्या है। जैसे पॉज शुरू हुआ, दिस एक्ट कब आया था, ऐसे धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, और शुरू का जो तुम 30% बहुत ध्यान से पढ़ चुके हो उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, तुमको पता ही है। शुरू का तो नहीं आता ना, ऑब्जेक्ट ये सब आता है नहीं,
मैंने आपको रिवीजन में हिट करे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी जो आपका समय है, आप भी प्लीज खो मत जाइएगा ऐसे रीड करते करते धीरे धीरे। अपने आप को आपको शुरू से ही बोलना पड़ेगा स्पीड। और आपको पता है आपको एग्जाम टाइम पे भी अपने आप को बोलना पड़ेगा स्पीड के बारे में। बहुत बच्चे होते हैं शुरू शुरू में इतना सजा के आंसर लिखते हैं जैसे पता नहीं दिवाली में घर डेकोरेट कर रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे ऐसे। इनका बस चले तो 2-4 ऐसे फूल भी बना दे, अब इतना डेकोरेट करके लिख रहे होते हैं। वही जो लास्ट क्वेश्चन होता है ऐसे डस्टबिन की तरह लगता है लास्ट वाला आंसर। वैसे कुछ पॉइंट भी कहाँ उसका मतलब कुछ भी ऐसे बस समझ ही ना आए तो ये क्या बकवास है। और लास्ट क्वेश्चन ज्यादातर ऐसा होता है जो ना बड़ा ईजी होता है, उसमें बहुत कुछ होता है लिखने को। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ वो जो पहले 15 मिनट पेपर रीड करने के लिए दिए जा रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन पेपर है तुम्हारे सामने और इतना सारे क्वेश्चन है उसमें, जैसे ये 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ मार्क कर लिया और यहाँ मार्क कर लिया। ये ऐसे ही नहीं मार्क करना, सुन लो पहले लॉजिक, ऐसे हाँ कर लेंगे, सुन तो लो। पूरा 100 मार्क का है, 30 नंबर जहाँ खत्म हो रहा है, जैसे मेरा सपोज 30 नंबर का खत्म हो रहा है कंटेंट तीसरे क्वेश्चन पे और बाकी 30 नंबर खत्म हो रहा है 6 पे, तब मैंने मार्क करा। तो तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट आवर ये खत्म हो जाना चाहिए। एक्चुअली यू डोंट गिव योर सेल्फ अ टारगेट ऑफ 3 आवर्स, यू गिव योर सेल्फ टारगेट ऑफ 1 आवर। ठीक है, तुमने जैसे जैसे स्पीड तुम्हें दूसरे पे आए, बस खत्म होने वाले 1 घंटा, बस स्पीड बढ़ा लो। आप समझ रहे हो? तो जो स्पीड तुम्हारे अंत में बढ़ने वाली थी ना, वो पहले घंटे ही तुमने दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ा ली। ठीक है, गिव योर सेल्फ टारगेट ऑफ 1 आवर फॉर फर्स्ट 30 मार्क्स। सो व्हाट विल हैपन इज 30 मार्क्स पहले क्वेश्चन पे हो और 20 मिनट निकल गए तो तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओगे, यार मैंने तो 20-25 मिनट तो मैंने पहले क्वेश्चन पे कर दिए, तो 30 नंबर का भी तो बहुत टाइम है, वहीं पे स्पीड तुम्हारी बढ़ जाएगी। नहीं तो ट्रस्ट में बच्चे 1.5 घंटे में ना 40-45 नंबर ही करते हैं, मतलब 30 ही कर रहे होते हैं, मुश्किल तक फेल हो जाते हैं। मेजर रीजन है फेल होने का। ठीक है, तो ये 1 आवर में खत्म हो गया। जैसे सपोज तुम तीसरे क्वेश्चन पे और सिर्फ 5 मिनट रह गए 1 घंटा होने में, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ, खत्म करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर, नेक्स्ट 30 मार्क्स, अगेन अ टारगेट ऑफ 1 आवर, बस 90 हो गए। 10 तो वैसे ही मैनेज कर लोगे तुम स्पीड बढ़ाकर, बट कम से कम 25 नंबर के तो नहीं छोड़कर आओगे ना, जो हो जाता है बच्चों के साथ। और नहीं तो ट्रस्ट में 25 का छोड़ के नहीं आएंगे ना, तो 25 का इतना गंदा लिख कर आते हैं ना, वो मच्छर मारे हुए कीड़े में गंदे गंदे डस्टबिन की तरह, तो उसमें वैसे 25 में तो 2 नंबर कोई ना दे। समझ रहे हैं? चाहे आता होगा बट नहीं कुछ तो लिखना ही है, कुछ तो लिखना ही है, चाहे गंदा ही लिख दो। क्यों ऐसे बायकॉन करना भाई, जब शुरू के 60 मार्क्स को इतने अच्छे से क्यों लिखना? तो तुम्हारे जो मार्क्स आते हैं ना 30-35 वो 60 में से आ रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट 30-40 तो तुम गंदी करके आते हो। तो शुरू से ही अपना ये प्लीज यू यूज दिस मेथड। घड़ियां तो लेके जाना पूरी प्रॉपरली, 1-1 घंटा, एक आंख घड़ी पे होनी चाहिए और दूसरी आंख तुम्हारी पेपर में होनी चाहिए, क्योंकि लिखने को लॉ में बहुत कुछ होता है, बस टाइम ही रह जाता है मैनेज करने को। सो प्लीज मैनेज योर टाइम वाइसली, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार ना बहुत कुछ आ रहा आता है हमें, बट टाइम की वजह से हम लिख नहीं पाते, या हमें याद करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, मतलब उसी टाइम में लिखना भी है, याद भी करना है, यू नो बहुत सारे एक साइमल्टेनियस मल्टी फंक्शन हो रहे होते हो तुम्हारा पूरा फोकस पेपर में होता है। सो प्लीज मेंटेन योर टाइम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये कर लिया ना तुमने, तो अब मेरे को आज तक समझ नहीं आता, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज पेपर टू ICSI, आई हैव ऑलवेज प्रेजेंटेड माई पेपर वेरी वेल बिकॉज ऑफ दिस मेथड। वो जो बोलते हैं ना टीचर्स, अंडरलाइन करके आना इंपॉर्टेंट, जैसे मैं भी तो बोलते हैं अंडरलाइन कर लो इंपॉर्टेंट, बहुत से जान ब्लैक एंड ब्लू मत यूज करना, वो तो फिर जो चेक करेगा वो सोचेगा बहुत ही वेला बच्चा है, खाली अंडरलाइन करिए इंपॉर्टेंट। तो अंडरलाइन करने के लिए जो मतलब आई यूज टू हैव टाइम, इनफैक्ट दूसरा टाइम मैं हमेशा करती थी कि हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन भी ड्रॉ करके आती थी। लास्ट के 5 मिनट मेरे पास जरूर बचते थे इसके लिए, और मुझे जब दुनिया बोलती है हमारा 20 नंबर छूट गया, 10 15 30 के भी छोड़ के आते थे लोग, मुझे तो समझ में नहीं आता था लॉजिक। एंड द ओनली रीजन वॉज दिस, मेरा आज तक कोई पेपर नहीं छूटा, कुछ भी नहीं छूटा आज तक किसी भी पेपर में, चाहे MCOM के हो, BCom हो या CS हो, कुछ भी हो, कभी नहीं छूटा बिकॉज ऑफ दिस। प्लीज डू दिस, राइट? चलिए बाकी जो है, आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बताएंगे। लेट्स टॉक अबाउट PPT जस्ट आफ्टर द सेशन। तो सी यू इन द नेक्स्ट सी यू इन सेकंड मॉड्यूल, राइट? चलिए, all the best already and do well, all I can say, and keep yourself safe। ये नहीं कि सारी बीमारियां इसी महीने लगा लो, बीमार हो गए, बुखार हो गया, गिर गए, पैर टेढ़ा हो गया, वो तो आपका हुआ था।
तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पेपर है। चलिए, थैंक यू।